दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 4 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। लास्ट क्लास में देखिए हमने देखा था फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो पहला आम चुनाव हुआ था भारत में 1951-52। आज जो हम प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, जो सबसे मेजर इवेंट अगर हम बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो सबसे मेजर इवेंट माना जाता है, जो आज भी अगर हम बात करें तो आज भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, दैट इज कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर का संघर्ष। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1947 से लेकर के प्रेजेंट तक। इसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन और ये प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है। 1947 से इसकी शुरुआत होती है और आज भी प्रेजेंट टाइम पर भी आज भारत जो है इस बड़ी समस्या के साथ जूझ रहा है। ठीक, कश्मीर संघर्ष। तो आज के लेक्चर में हम कश्मीर संघर्ष पढ़ेंगे, 1947 से किस तरीके से कश्मीर संघर्ष शुरू हुआ और आज क्या सिचुएशन है। ठीक है, इन सारी चीजों को देखेंगे और बीच में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए। देखिए, कश्मीर संघर्ष की अगर हम बात करें तो ये जो समस्या है, ठीक है, ये बेसिकली कश्मीर में तीन देशों की समस्या है। देखिए, हम जनरली जो मानते हैं वो समस्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट है, अगर आप देखें कश्मीर में, ये वाला जो वेस्ट ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, ये चाइना के अंडर में है। इसको अक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है, 1962 का जो युद्ध हुआ था तो उसमें चाइना ने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक, इसके अलावा आपको ये क्षेत्र जो नजर आ रहा है, गिलगिट और बल्टिस्तान, ठीक है, इसके अलावा आपको वेस्टर्न में यहां पे जो नजर आ रहा है, ये कहलाता है आजाद कश्मीर। देखिए ये सब अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये कहलाता है आजाद कश्मीर। ठीक, तो ये जो पूरा एरिया है ये पाकिस्तान के अंडर में है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ठीक, पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, यूएन में भी ये चल रहा है इसका मैटर। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे ज्यादा टेंशन है वो इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के। ठीक, तो ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के पास है, ये हिस्सा चाइना के पास है, और ये जो आपको नीचे का पूरा हिस्सा नजर आ रहा है ये पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेड है। मतलब ये वो कश्मीर है जो भारत के हिस्से में आ रहा है। ठीक है, तो ये वो कश्मीर है वो भारत के हिस्से में आ रहा है। ठीक, तो ये तीन जो देश हैं, ठीक है, इन्हीं तीनों देशों के बीच में कहा जाए तो एक बहुत ही लंबे समय से चले आ रहे, ठीक है, बहुत लंबे समय से चले आ रहे पॉलिटिकल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो कश्मीर संघर्ष एक्चुअली में या कश्मीर कन्फ्लिक्ट कहें तो है क्या? द कश्मीर कन्फ्लिक्ट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड टू अ लेटर एक्सटेंट चाइना ओवर द रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली जो कश्मीर का कन्फ्लिक्ट है वो दो देशों के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन चूंकि चाइना को भी यहाँ इन्वॉल्व इसलिए किया जाता है क्योंकि कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। ये हिस्सा, अक्साई चीन वाला हिस्सा किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में है। और आपको ये छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा होगा सियाचिन ग्लेशियर के बगल में, ये पाकिस्तान ने गिफ्ट के रूप में दिया था चाइना को। चाइना ने जब 1962 की वॉर में पाकिस्तान सॉरी इंडिया को हराया था, तब पाकिस्तान ने उस टाइम एज अ जेस्चर इतना हिस्सा किसको दे दिया था? चाइना को दे दिया था। ठीक, तो इसीलिए चाइना का भी नाम इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो किसके पास है? चाइना के पास। बट मोर और लेस बेसिक जो डिफरेंस है या बेसिक जो कश्मीर का संघर्ष है वो दो देशों के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के। ठीक है, और ये एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय और राजनीतिक विवाद है। इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1947 में, ठीक है, इसकी शुरुआत एक्चुअली होती है 1947 से। ठीक है, देखिए 1947 में, ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को अगर हम बात करें तो दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, मतलब भारत को दो टुकड़ों में बांटा गया, एक बना इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान। ठीक, तो इस टाइम पर जब भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, तभी से अगर हम बात करें
तो यहाँ पर तनाव और संघर्ष, ठीक है, जो आज तक बना हुआ है, ये आज तक बना है, ठीक है। अब इसके पीछे के हम कारण देखेंगे, क्या कारण थे, क्यों कश्मीर आज की डेट में भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब कारण, लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो 1947 से होती है, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक। अब देखिए, इसके अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं, ठीक है, तो आप याद करिए, कश्मीर का जो कलह थी, ठीक है, इसकी जड़ें कहां से शुरू होती है, 1947 में ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। देखिए 1947 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, और उससे पहले हमारे ऊपर कौन रूल कर रहे थे, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और इसी दिन 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो देश बने, दो, ठीक है, दो सॉवरेन नेशंस बने, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक। अब जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में पढ़ाया था, वो पढ़ाया था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, किस तरीके से रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया, ठीक है। तो उस टाइम पर एक रियासत हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था कश्मीर, मैंने आपको 4 रियासतों के बारे में बताया था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय संघ में शामिल हुई, जिसमें से पहली थी हैदराबाद, ठीक है, जहां पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और ऑपरेशन पोलो करके वहां पर सैन्य अभियान के जरिए हैदराबाद को किसमें मिला लिया गया था, भारत में मिला लिया गया था। इसके बाद जूनागढ़ था, जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान भाग गए थे अपने परिवार को लेके, और वहां पर लोगों से रायशुमारी करके या प्लेबिसाइड करवा करके क्या किया गया था, जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल किया गया। फिर इसके अलावा भोपाल को भी किया गया था। अब इन तीनों के अलावा जो चौथा था वो था कश्मीर, ठीक है। अब देखिए कश्मीर जो रियासत थी, ठीक है, इसके जो उस टाइम पर राजा थे, ठीक है, उनका नाम था महाराजा हरि सिंह, ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह जो थे, ये उस टाइम पर कश्मीर के राजा थे, ठीक है। तो जब 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, तब महाराजा हरि सिंह जो थे वो भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहते, मतलब महाराजा हरि सिंह जो थे वो पहले भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है, और ना ही वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते। देखिए आज भी कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी लेवल पर एक ऐसी आवाम है जो ना इंडिया के साथ रहना चाहती है और ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, वो चाहते हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट देश घोषित किया जाए। तो कश्मीर जो है, इसके जो राजा हुआ करते थे वो थे महाराजा हरि सिंह, और ये जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस टाइम पर ये भारत में शामिल ना पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह जो थे वो तैयार नहीं थे। अब देखिए कश्मीर की समस्या ये थी कि कश्मीर के जो राजा थे, ठीक है, ये हिंदू थे, लेकिन जो यहाँ की आवाम थी, या हम जिसे कहें लोग हुआ करते थे, ये मुस्लिम मेजोरिटी हुआ करते थे। देखिए आज भी अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी, जम्मू एंड कश्मीर में आज भी क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी। तो ये उस टाइम भी कौन सा रीजन हुआ करता था, मुस्लिम मेजोरिटी। अब देखिए जो मतलब यहाँ पर समस्या ये थी कि कश्मीर जो था वो राजा हिंदू थे, लेकिन मेजोरिटी जो लोगों की थी वो मुस्लिम थी। अब आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान बना था, ठीक है, वो किसकी डिमांड पर बना था, मुस्लिम लीग की डिमांड पर बना था, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाया था, ठीक। तो पाकिस्तान बेसिकली बना किस आधार पर था, धर्म के आधार पर, रिलीजियन के आधार पर, और इनका रिलीजियन क्या है, आज भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, वहां पर क्या है, इस्लाम को मानने वाले लोग ज्यादा है, ठीक। तो अब चूंकि कश्मीर में भी कौन थे, इस्लाम को मानने वाले लोग ज्यादा थे, तो पाकिस्तान की हमेशा से एक महत्वाकांक्षा रही है कि कश्मीर जो होना चाहिए वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, ये इनकी शुरू से इच्छा रही कि कश्मीर जो रहे वो किसका हिस्सा हो, पाकिस्तान का। क्यों, क्योंकि कश्मीर में भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या मानने वाली है, इस्लाम को मानने वाली है, और पाकिस्तान भी कौन सा कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है, वहां भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसको मानती है, इस्लाम को मानती है। तो इसलिए पाकिस्तान को यह लगता था कि कश्मीर जो है, ठीक है, यहाँ की आवाम जो है वो मुस्लिम है, ठीक है, तो इस कारण से इनको भारत को, इन कश्मीर को पाकिस्तान में मिलना चाहिए। अब इस टाइम पर जो महाराजा हरि सिंह थे वो भारत से भी मिलने के लिए तैयार नहीं थे और पाकिस्तान से भी मिलने के लिए तैयार नहीं थे।
अब इस टाइम पर पाकिस्तान ने एक चाल चली, ठीक है, उसी टाइम पर 1947 में पाकिस्तान ने एक चाल चली, ठीक है, और अपने एक ट्रूप को, ठीक है, मतलब जिसे ट्राइबल मिलिशियस कहा जाता है, क्या बोला जाता है, ट्राइबल मिलिशियस, ठीक है, ट्राइबल मिलिशियस का मतलब ये है आदिवासी मिलिशिया। इसके कुछ लड़ाके जो थे ये इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। देखिए इस टाइम पर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने, अब उस टाइम पर कश्मीर जो था वो ना भारतीय संघ में शामिल था और ना पाकिस्तान में था। अब इस बात का फायदा पाकिस्तान के जो ट्राइबल जो मिलिशिया थे उन लोगों ने उठाने की कोशिश की, और उन्होंने क्या भेजे, अपने लड़ाके, आदिवासी लड़ाके जो थे उनके, आदिवासी मिलिशिया, ठीक है, ट्राइबल मिलिशियस जो थे, इनको भेजा गया। ठीक, अब जब ये लड़ाके आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे कश्मीर पर कब्जा करना स्टार्ट किया। ठीक, पाकिस्तान से ये धीरे धीरे कश्मीर पर कब्जा करने आने लगे। अब जब ये बात महाराजा हरि सिंह को पता चली, ठीक, तब महाराजा हरि सिंह घबरा गए। भाई देखिए पाकिस्तान के एक लड़ाकों ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था कबीलाओं ने। ठीक, तो जब ये कबीले वाले जब आक्रमण कर रहे थे, तब उस टाइम पर महाराजा हरि सिंह को जब इस बात का आभास हुआ, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी। मतलब महाराजा हरि सिंह ने किससे मदद मांगी, भारत से मदद मांगी। और उस टाइम पर भारत के जो उस टाइम पर कहा जाए तो रियासती मामलों के जो मंत्री थे, ठीक, हमारे लौ पुरुष आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या किया, राजा हरि सिंह के सामने एक शर्त रखी कि आपको अगर भारतीय सेना की मदद चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि भारतीय सेना कश्मीर में जाकर के और कबायलियों के खिलाफ लड़ाई लड़े, तो आपको पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना होगा। देखिए मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारतीय संघ में जुड़ने के लिए एक विलय पत्र था जिसमें हर रियासत के राजा को हस्ताक्षर करना था अगर वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना होगा। अब महाराजा हरि सिंह की उस टाइम पर यह था, और महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, और इससे कश्मीर जो बन गया उसका लेजिटिमेट राइट किस पर बन गया, भारतीय संघ पे बन गया। देखिए क्योंकि कश्मीर के राजा कौन थे, महाराजा हरि सिंह। ठीक, अब महाराजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया तो लेजिटिमेट राइट जो भारत का हो गया वो पूरे कश्मीर में हो गया। ठीक, लेकिन अब जब ये साइन किया गया उसके बाद फिर इंडिया ने अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय किया। ठीक, और इसी को कहा गया, यही जो पहली वॉर हुई थी, ठीक है, इसी को फर्स्ट कश्मीर वॉर कहा गया, जिसमें ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली हम किनसे लड़ रहे थे, हमारा पहली जंग थी पाकिस्तान से। हमारी पहली जंग किससे थी, पाकिस्तान से 1947 में कही जाती है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं कहा जाता, कारण क्या है कि पाकिस्तान ने कभी ये बात नहीं मानी कि वो हमारे सैनिक थे, वो कबीलाए बोला करते थे कि कबीले लोग थे। ठीक है, तो ऑफिशियली अगर हम बात करें तो ऑफिशियली जो था वो वॉर नहीं थी इंडिया पाकिस्तान की, बट इसको इंडिया पाकिस्तान की वॉर के रूप में देखा जाता है क्योंकि भारत ने फिर अपने ट्रूप्स भेजे। ठीक, और अपने ट्रूप्स से क्या किया, कबीलाओं को मारते मारते इन लोगों ने बाहर खदेड़ना शुरू किया। अब इस टाइम पर हुआ क्या, उस टाइम पर एक संगठन हुआ करता था विश्व में जो बन गया था कौन सा, यूनाइटेड नेशन। आपको याद है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र नाम का एक संगठन बनाया गया था 1945 में। ठीक है, इसका मकसद ये था कि पूरे विश्व में दोबारा से विश्व युद्ध के नौबत ना आए, इसके लिए ये हमेशा से प्रयासरत रहेगा। इसीलिए आज भी आप देखें तो यूनाइटेड नेशन का काम है पूरे विश्व में शांति, पीस अराउंड दी होल वर्ल्ड। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर के आज तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, उसके पीछे यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा हाथ है। कि कहीं पर भी कोई टेंशन होता है, कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो यूनाइटेड नेशंस तुरंत पिक्चर में आता है और वो उस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करता है और कंट्रोल करता भी है। इसीलिए देखिए आज तक कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ तीसरा। ठीक, तो जब यूएन जो बन चुका था उसने इस टेंशन को देख करके इंटरवीन किया और 1948 में उन्होंने हस्तक्षेप किया। मतलब देखिए आपस में अब टेंशन बढ़ गई थी क्योंकि युद्ध चल रहा था कश्मीर में। ठीक है, तो इस टाइम पर जो संयुक्त राष्ट्र था 1948 में उसने हस्तक्षेप किया, उसने जो इंटरवीन किया,
और सीज फायर करवाया गया 1948 में, मतलब कि युद्ध विराम। सीज फायर को हिंदी में बोलते हैं युद्ध विराम करना, मतलब दोनों देशों के बीच में युद्ध खत्म करवाया। और इसी के रिजल्ट पे, ठीक है, हमारी जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारतीय एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर को अलग अलग कर दिया। ठीक, देखिए मैंने आपको यहां मैप में दिखाया, ये जो कश्मीर का हिस्सा है ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर है। और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ये है एलओसी। ये एलओसी बनी है 1948 में। ये एलओसी कब बनी है? 1948 में। ठीक, 1948 में जब यूएन ने इंटरवेंशन किया, ठीक, तब इस एलओसी को बनाया गया और इतना हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया कश्मीर का, और ये हिस्सा किसके कंट्रोल में चला गया? इंडिया के कंट्रोल में आ गया इतना हिस्सा। तो इस तरीके से हुआ क्या कि आज जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड एरिया है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक, तो ये जो हिस्सा बन गया ये यूएन की वजह से बन गया। वरना अगर भारतीय सेना को फ्री हैंड मिला होता तो भारतीय सेना पूरी तरीके से कबीलाओं को कश्मीर की सीमा के बाहर कर देती। लेकिन चूंकि यूएन का इंटरवेंशन हुआ, यूएन ने सीज फायर करवाया गया, और तब क्या बन गया? एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई जिसमें इतना हिस्सा इंडिया के पास आया और वो हिस्सा किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। ठीक, अब देखिए जब ये हस्तक्षेप हुआ तब उस टाइम पर संयुक्त राष्ट्र ने एक और प्रस्ताव पास किया, यहां पर एक और रेजोल्यूशन पास किया कि पूरे मतलब कश्मीर में जो है कि उनका फ्यूचर तय करने के लिए, मतलब कश्मीर का भविष्य तय करने के लिए वहां के लोगों के लिए जनमत संग्रह का आह्वान करते हुए प्रस्ताव पारित किया। मतलब यूएन ने यह कहा कि भाई इस समस्या का समाधान के लिए हमें एक जनमत संग्रह वहां करवाना चाहिए, प्लेबिसाइड करवाना चाहिए। ठीक, और प्लेबिसाइड करवाने का मतलब यह था कि भाई जनता से पूछा जाएगा कि भाई आप किस में शामिल होना चाहते हैं, आप भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो ये जो प्लेबिसाइड था, ये जो जनमत संग्रह था, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक रेजोल्यूशन यूएन के द्वारा पास किया गया। ठीक है, ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, तो ये था, लेकिन ये रेजोल्यूशन आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। कारण ये था कि भारत का विरोध ये था कि अगर प्लेबिसाइड होगा तो पूरे कश्मीर में होना चाहिए, सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको जनमत संग्रह कराना है तो आप पूरे कश्मीर में कराइए, आप सिर्फ भारत के द्वारा कंट्रोल करने वाले कश्मीर में नहीं कराएंगे। ठीक, और पाकिस्तान भी यही तर्क दे रहा था। तो इसीलिए आज तक यहां पर प्लेबिसाइड नहीं हो पाया और इसीलिए ये समस्या आज भी बनी हुई है। आज भी ये समस्या जो है वो बनी हुई है। ठीक, तो इसकी पृष्ठभूमि आपको समझ में आई ये क्यों हुआ? ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके चलते, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे युद्ध हुए। अगर आप देखें कश्मीर को लेकर के, तो सबसे पहला युद्ध तो मैंने आपको बताया 1947-48 में हुआ। इसके बाद आप जानते हैं 1965 में युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये भी कश्मीर को लेकर हुआ था। और 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था ये भी कश्मीर को लेकर के ही हुआ था। ठीक है, अब देखिए 1998, अब देखिए यहां पर मैंने 1971 का जिक्र नहीं किया है। 1971 में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब उस टाइम पर हमारी सेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे। और जो ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश कहलाता है, आज की डेट में हम जिसको बांग्लादेश कहते हैं, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान की हुकूमत को खत्म करवाया गया और एक नया देश बनाया गया, बांग्लादेश। ये हुआ था 1971 के युद्ध के बाद। ठीक, जब उनके 93,000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे भारतीय सेना के द्वारा, तब फिर ये सारी चीजें हुई थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिमला एग्रीमेंट वगैरह, वो सब हम आगे पढ़ेंगे जो हुआ था। तो ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, वो कब से, तो 1971 के वॉर को हम कश्मीर का मुद्दा इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इस टाइम पर जो युद्ध हुआ था वो ईस्ट पाकिस्तान को लेकर हुआ था।
क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हुकूमत थी वेस्ट पाकिस्तान की, वो बहुत ज्यादा वहां के लोगों पर जुल्म कर रही थी, जिसके चलते इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा था और इसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। ठीक, और अंततः वो युद्ध भारत ने जीता, पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया, और इसके बाद फिर जो है ईस्ट पाकिस्तान की जगह पर बांग्लादेश एक नया देश बनाया गया। क्लियर है? ठीक, तो 3 युद्ध लड़े गए 1947, 65 और 1998 में, कारगिल का युद्ध। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान, ठीक है, वो दोनों ही इस रीजन में क्लेम करते हैं कि ये पूरा कश्मीर हमारा। देखिए, पाकिस्तान तो जो क्लेम करता है उसके क्लेम की तो बात ही अलग है, उसका तो कोई लेजिटिमेट राइट ही नहीं है, उसने तो इलीगल तरीके से कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। ठीक, बट इंडिया का लेजिटिमेट राइट है ये कहने का, और उसका हक है कि पूरा कश्मीर हमारा है, क्योंकि उस वक्त के राजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया। ठीक है, तो पाकिस्तान के पास कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है, लेकिन चूंकि ये मामला चल रहा है और ये दोनों देश इसी चक्कर में आपस में जो क्या हो रहा है, इनके बीच में लड़ाइयां हो रही है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं कश्मीर को लेकर के। अगर हम बात करें मुख्य मुद्दों की या की इश्यूज की, अगर हम बात करें, तो सबसे पहला है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। टेरिटोरियल डिस्प्यूट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मतलब है क्षेत्रीय विवाद। देखिए, भारत और पाकिस्तान पूरे कश्मीर को अपना मान रहे हैं, दोनों क्लेम कर रहे हैं। ठीक, भारत और पाकिस्तान दोनों क्लेम कर रहे हैं दैट द एंटायर कश्मीर रीजन इज अवर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाता है, तो आज का जो जम्मू एंड कश्मीर है भारत का एडमिनिस्ट्रेड, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, इसके अलावा आक्साई चीन को भी भारत अपना मानता है कि आक्साई चीन के पास भी जो कश्मीर है वो भी हमारा कश्मीर है। ठीक, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में, क्षेत्रीय विवाद है। इसके अलावा अगर हम बात करें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, देखिए राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है, आज भी मैंने आपको बताया कि कश्मीर की कुछ आवाम या एक सेक्शन ऑफ एक वर्ग कहें कश्मीरी लोगों में, वो आज भी इस बात को मानता है कि हमें भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं होना, हमें एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता का अधिकार चाहता है। मतलब उन्हें एक स्वतंत्र कश्मीर चाहिए, इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए, ना तो वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है और ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वहां पर, की इशू है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेमोग्राफी, डेमोग्राफी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, अगर हम बात करें जो हमारा एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर है, यहां पर मैंने आपको बताया था मुस्लिम मेजोरिटी है, और मुसलमानों में भी अगर हम बात करें तो सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक है, तो यहां पर ज्यादातर जो मुसलमान हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू एंड कश्मीर में, वो ज्यादातर सुन्नी मुसलमान। ठीक, लेकिन जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है गिलगित बल्चिस्तान वाला एरिया, ठीक, जो गिलगित और बल्तिस्तान, ये वाला जो एरिया है, यहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन यहां पर शिया मुस्लिम मेजोरिटी, ये फर्क है। देखिए, आज भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ आज भी गिलगित बल्तिस्तान एरिया में सबसे ज्यादा लोगों का विद्रोह चल रहा है। बलूचिस्तान में तो है ही, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत ज्यादा विद्रोह चल रहा है इस बात को लेकर के, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट के वो काम नहीं किए गए जो बाकी पाकिस्तान के एरिया में किए गए। तो इस अब चूंकि वहां पर कौन सी मेजोरिटी है, शिया मुस्लिम, और आप जानते हैं मुसलमानों में शिया और सुन्नी में बिल्कुल नहीं बनती। मुसलमानों में अगर सबसे बड़ी लड़ाई किसी की है तो वो शिया और सुन्नी की है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो सुन्नी मुसलमान है, गिलगित बलूचिस्तान में जो है वो शिया है, और ये जो आजाद कश्मीर वाला क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था आजाद कश्मीर। ठीक, देखिए ऊपरी हिस्सा जो होता है वो गिलगित बल्चिस्तान है, ये वाला, और ये जो हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक का, इसको आजाद कश्मीर कहते हैं। तो ये आजाद कश्मीर जो है, यहाँ पर भी कौन सी पॉपुलेशन है, सुन्नी मुसलमान।
ठीक, तो इनमें क्या है, डेमोग्राफी इतनी ज्यादा डिफरेंट है और आपस में ये एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। ठीक है, तो डेमोग्राफी जो है वो इस तरीके की बनी हुई है कि यहाँ पर एक डेमोग्राफी भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, क्योंकि शिया लोग बिल्कुल नहीं रहना चाहते सुन्नियों के साथ। ठीक है, वैसे ही सुन्नी नफरत करते हैं शियाओं से। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से डेमोग्राफी भी एक इशू है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चौथा जो सबसे मेजर इशू है वो है टेररिज्म एंड वायलेंस। टेररिज्म एंड वायलेंस, देखिए, आतंकवाद और हिंसा ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, ये बहुत मुख्य बिंदु है। देखिए, आप देखें, जब से अगर हम बात करें तो कश्मीर में जब से डिस्टरबेंस होना शुरू हुआ, ठीक है, कश्मीर घाटी में अगर आप देखें तो अपन कई दशकों से या हम कहें कई समय से आतंकवाद और हिंसा जारी है आज भी। टेररिज्म और वायलेंस आज भी फैला हुआ है कश्मीर में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा है जिसके कारण बहुत सारे लोग जान गंवा चुके हैं। मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितने सारे कश्मीर के लोग इस वायलेंस में जान गंवा चुके हैं। तो ये आतंकवाद और हिंसा जो है, ठीक है, ये कश्मीर घाटी में लगातार जारी होने के कारण ही ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा पांचवा जो है वो है वाटर डिस्प्यूट। देखिए, अगर आप देखें तो जो सिंधु नदी है या हम जिसको कहते हैं इंडस रिवर, ठीक है, ये पाकिस्तान, ये सॉरी, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, वाटर डिस्प्यूट इतना इसलिए बना हुआ है कि सिंधु नदी जो है, ठीक है, अब चूंकि उसमें पानी के बंटवारे को लेकर के हमेशा दोनों देशों में टेंशन रहती है, क्योंकि पानी जो है वो भारत से होता हुआ पाकिस्तान जाता है। अगर आप यहाँ मैप में देखें, यहाँ पे वो नदी नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपकी जो ये नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है, वो यहाँ से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, तो भारत से होते हुए ये किधर जाती है, पाकिस्तान में जाती है। तो इसीलिए आप देखें 1960 में, 1960 की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत जो इंदु सिंधु नदी का पानी है उसका 80% हिस्से का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और सिर्फ 20% का इस्तेमाल कौन करेगा, हिंदुस्तान करेगा। ये ट्रीटी साइन करी गई थी। 80% पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, और 20% पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, इंडिया करेगा। तो ये जो पानी का डिस्प्यूट है, ठीक है, वाटर सोर्स का, ये हमेशा से बना रहा है कि किसके हिस्से में कितना पानी आए, और इसी कारण से ये ट्रीटी बनाई गई थी शांति के एवज में। ठीक, तो इंडस वाटर ट्रीटी कब बनी, 1960 में। तो ये सारे मेजर इश्यूज थे, की इश्यूज थे जो ये कश्मीर में प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा कारण है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट, क्षेत्रीय विवाद, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय का अधिकार, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, टेररिज्म एंड वायलेंस, आतंकवाद और हिंसा, पानी का विवाद, वाटर डिस्प्यूट। ठीक, तो ये सारे क्या थे, मुख्य मुद्दे थे। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ह्यूमन राइट्स का भी इशू आता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि टेररिज्म और वायलेंस के चलते वहां पर बहुत सारा नरसंहार, या एक तरीके से कहा जाए तो बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। तो वहां पर ह्यूमन राइट्स या हम कहें मानव अधिकार भी रोल में आता है। ठीक है, तो ये जो कश्मीर में जो भीतर जो मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में, ठीक है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग हो रही है, ठीक है, जो टॉर्चर हो रहा है, ठीक है, तो इसके चलते क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन। इसी आंदोलनों के कारण विद्रोह और उग्रवाद को बढ़ावा मिला है और इस क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। देखिए, मानव अधिकार का उल्लंघन दोनों दोनों तरफ से, ठीक है, हमेशा दोनों तरफ से मानव अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, दोनों तरफ से। ठीक है, कि भाई भारतीय सेना मानव अधिकार का उल्लंघन कर रही है, पाकिस्तान वाले ये क्लेम करते हैं और भारत वाले ये क्लेम करते हैं कि भैया पाकिस्तान कर रहा है ये काम। ठीक है, तो बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक है,
इसके बाद अगर हम अपनी आंतरिक स्थिति की बात करें, इंटरनल, ये सब इश्यूज हैं, ये आपको याद रखने हैं। इंटरनल सिचुएशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू एंड कश्मीर है, यहां पर एक मूवमेंट चला करता था जिसका नाम था सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववादी आंदोलन। आपने देखा होगा कि एक समय पर कश्मीर में जो अलगाववादी नेता थे वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। यहां तक कि ये हाल था कि हमारी सरकारें भी, जो भारत की पूर्व की सरकारें रही हैं, वो भी अलगाववादी नेताओं से बात किया करती थी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। इतने पीक लेवल पर था कश्मीर, ठीक है। अभी तो उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, एक तरीके से अब वहां कुछ बचा ही नहीं है अलगाववाद को लेके। लेकिन कश्मीर वैली में अगर हम बात करें तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो था, ये बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर आंदोलन हुआ था। इसीलिए आप आज भी देखें, आज भी कश्मीर में ये प्रॉब्लम है कि इंडिया को लेकर के उनका नजरिया उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का बाकी देश के रीजन के लोगों का। उसके पीछे ये जो एक कहा जाता है अलगाववादी आंदोलन जो हुआ था, जिससे कई सारे नेता हुए जिन्होंने यूथों को भड़काना, उनके हाथ में पत्थरबाजी करवाना, ये सारे कौन करवाता था? ये सारे ये सेपरेटिस्ट ग्रुप करवाते थे, ठीक है। तो कश्मीर वैली की जो इंटरनल जो रही है, इससे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू एंड कश्मीर में ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट रहा है। इसके अलावा बात करें तो इस आंदोलन के कारण ही बहुत सारी मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी, अगर हम बात करें उग्रवाद और विद्रोह, ये जो मूवमेंट था इसके कारण उग्रवाद और विद्रोह को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, ठीक है। तो जब उग्रवाद और विद्रोह को बढ़ावा मिला तो इसीलिए भारतीय सेना या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इसी कारण से कश्मीर घाटी में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। कारण क्या है? ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुआ, आंदोलनकारी जो हुए ये, ठीक है, अलगाववादी आंदोलन हुआ, इसके चलते वहां पर विद्रोह और उग्रवाद ये बहुत ज्यादा फैल गया। आप देखिए, पत्थर स्टोन पेल्टिंग होती है, ठीक है, कश्मीर के यूथ को भड़काया जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर इसीलिए, ठीक है। तो ये सारे हमारी इंटरनल सिचुएशंस, ठीक। अब इसमें कई सारे हम कूटनीतिक प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, बैक चैनल टॉक्स की जा रही हैं, ताकि इस तरीके के डिस्प्यूट को, जो कश्मीर का डिस्प्यूट है, इसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो सारी ये सारी चीजें चल रही हैं। समझ में आया आपको? अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि ये जो इंडिया का जो हित है, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट होने का। मतलब जो कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या जो अभी भी चल रहा है, इसका भारत के इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या है, भारत के ऊपर क्या पड़ रहा है, और इस इम्पैक्ट के चलते भारत सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो कौन से एक्शन या कौन से प्रयास कर रही है इस चीज को दूर करने के लिए। देखिए, आप जानते हैं अभी हाल ही में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को भारत सरकार के द्वारा खत्म किया गया। धारा 370 क्या बनाती थी? स्पेशल स्टेटस देती थी जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक। तो इसका इम्पैक्ट ही था ये, कश्मीर में जो कलह चल रही है या जो इम्पैक्ट है वायलेंस का, टेररिज्म का, उसी के चलते ही धारा 370 हटाई गई थी। तो हम गवर्नमेंट के भी देखेंगे कि क्या क्या एफर्ट्स हुए, पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कश्मीर के इस कन्फ्लिक्ट के चलते भारत पर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, भारत के इंटरेस्ट। देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये एक सबसे बड़ा चुनौती है, ठीक। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है क्षेत्रीय अखंडता, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, कश्मीर जो है, मैंने आपको बताया था, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और भारत के अखंडता के लिए कश्मीर जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारत को अखंड रखने के लिए, क्षेत्रीय अखंडता के लिए, कश्मीर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत के लिए। इसीलिए हमारी मैक्सिमम फोर्सेस की मोबिलाइजेशन कश्मीर में है, क्योंकि हम किसी भी सूरत हाल में कश्मीर को नहीं खो सकते। ये हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या हम कहें क्षेत्रीय अखंडता के लिए कश्मीर बहुत जरूरी है। तो पहला इंपैक्ट तो ये है।
दूसरा इम्पैक्ट अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी, देखिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट वही है। आप देखें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, देखिए कश्मीर में जो ये आतंकवाद और मिलिटेंसी बढ़ी हुई है, ये जो केंद्र बना हुआ है उग्रवाद का और आतंकवाद का, इसके चलते भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप जानते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर टेररिज्म या वायलेंस होगा तो ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए आप देखिए आए दिन कश्मीर में जो है कर्फ्यू लगाए जाते हैं, कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद की जाती है, क्योंकि कश्मीर बहुत ही वाइटल है भारत के लिए, ठीक है। और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा या हम कहें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए कश्मीर जो है उसका इम्पैक्ट हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ता है। तीसरा अगर हम बात करें वाटर रिसोर्स, मैंने आपको बताया जल संसाधन, मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी का पानी जो है वो भारत से पाकिस्तान की ओर जाता है और इसके लिए सिंधु जल संधि करी गई थी 1960 में, ठीक है। तो ये भी भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है, इंदस नदी, ठीक है, सिंधु नदी। अब उसका 80% पानी पाकिस्तान लेता है, ठीक है। तो भारत ये कई बार कोशिश आज भी कर रहा है कि पाकिस्तान को पानी कम से कम जाए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट, इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है वाटर रिसोर्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए धारा 370 हटने के बाद आप देखेंगे लगातार कश्मीर में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा खर्च किया। आज आप देखें कि कश्मीर में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा है, और देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर टूरिज्म बढ़ता है तो उस क्षेत्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होता है, क्योंकि भाई टूरिस्ट जाएंगे तो चार पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो वहाँ के लोकल लोग उससे पैसा कमाएंगे और आर्थिक तौर पर क्या होगा, राज्य का विकास होगा। तो कश्मीर जो है धारा 370 हटने के बाद जब एक तरीके से कश्मीर में टेररिज्म और वायलेंस को एक हद तक कंट्रोल कर लिया गया, अभी भी पूरी तरीके से नहीं किया गया, लेकिन एक हद तक जब कंट्रोल किया गया तो उसके कारण आप देखें कि बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो आज कश्मीर में जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घूमने जाते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इसके कारण डेवलपमेंट है, क्योंकि कश्मीर देखिए क्या है, एक तो टूरिज्म के हिसाब से स्वर्ग माना जाता है धरती का। मतलब आप स्विट्जरलैंड चले जाइए और आप कश्मीर चले जाइए, आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है कश्मीर में। इसके अलावा बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं कश्मीर, ठीक है। तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, तो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कश्मीर का भारत का कंट्रीब्यूट करना बहुत सिग्निफिकेंट है भारत के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। और पांचवा जो है वो है रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी। देखिए रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है क्षेत्रीय स्थिरता। देखिए इसीलिए अगर कश्मीर में शांति और स्थिरता, ठीक है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया जो साउथ एशिया है, ठीक है, उसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कश्मीर में शांति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान ये दो मेजर जो हैं होल्डर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के, ठीक है। जो साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें मेजर स्टेक होल्डर्स जो है वो इंडिया और पाकिस्तान है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट था, ठीक। अभी करेंटली मैंने आपको बताया कि करंट सिचुएशन क्या है। अभी मैंने आपको बताया 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया, जो कि एक स्पेशल स्टेटस दे रहा था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक। तो ये सारी चीजें हुई। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये सारे तो इम्पैक्ट थे। अब इस पर भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो भारत का था वो था टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना, कॉम्बाटिंग टेररिज्म। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत ने अपनी मैक्सिमम मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय करी हुई है इसके लिए, चूंकि वहां पर कश्मीर में आतंक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से उसमें भारत की क्षेत्रीय अखंडता या हम कहें कि वहां पे शांति बहाली के लिए, ठीक है,
भारत सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए आर्मी और पुलिस दोनों की तैनाती करी है बड़े पैमाने पर। तो ये तो भारत सरकार का स्टेप। इसके अलावा दूसरा जो है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस। देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, और डॉक्टर उमर अब्दुल्ला जो थे वो वहां के चीफ मिनिस्टर बने, उमर अब्दुल्ला साहब। तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस या हम कहें इंडियन गवर्नमेंट ने एक राजनीतिक प्रक्रिया वहां पर करी है जिससे कश्मीर की जो आवाम है, जो आम लोग हैं कश्मीर के, उनको एक पॉलिटिकल राइट दिया जाए। देखिए, चुनाव कराना वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का। क्योंकि देखिए, जब चुनाव होता है ना, तो लोगों को ये लगता है कि यार हम अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सके, वहां के लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक, देखिए आज हम बात करें तो लोकसभा में भी जम्मू एंड कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में भी जम्मू एंड कश्मीर के मेंबर्स हैं। तो ये इससे क्या होता है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस से उनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। अभी हाल ही में वहां चुनाव हुआ है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो पॉलिटिकल प्रोसेस एक स्टार्ट करवाया गया। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से भारत सरकार ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। तभी आप देखें वहां पर कश्मीर में टूरिज्म को लेकर के इतना ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट। भाई वहां गए लोग, लोगों ने पैसा लगाया, टूरिज्म डेवलप हुआ, लोकल लोग भी उसमें जुड़े। आज लोग वहां पैसा कमा रहे हैं ना, आज लोग पैसा कमा रहे, लोकल लोग भी पैसा कमा रहे जो टूरिज्म जा रहा है वहां पर। तो इसके कारण भारत सरकार ने क्या किया है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। ठीक, इसके अलावा बात करें तो डिप्लोमेसी के जरिए भी भारत ने काफी ज्यादा मिलिटेंसी को कम किया है। देखिए, भारत अपने खुद पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज में भी वो लगातार कश्मीर के इश्यूज को लेकर के बात करता है। ठीक है, डिप्लोमेसी के रूप में भी कश्मीर के इशू को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी में बातचीत होती है। ठीक, तो डिप्लोमेसी भी करी गई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आखिरी किया गया वो आर्टिकल 370 हटाई गई। ठीक है, देखिए आर्टिकल 370 हटाई गई। इसके साथ जो पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था उसको यूटी में तब्दील किया गया और इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। देखिए, पहले ये सब एक ही स्टेट हुआ करता था, फिर बाद में लद्दाख को अलग किया गया, यूनियन टेरिटरी बनाई गई, और जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेपरेट डेवलपमेंट मॉडल जो है वो अलग अलग है, ताकि अलग अलग तरीके से विकास के मॉडल को निर्मित किया जा सके। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि जो कश्मीर का संघर्ष है, ठीक है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू, मतलब ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। ठीक है, इसका जो एक इम्प्लीकेशन है, जैसे अगर हम बात करें धारा 370, तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत दूर तक जाएगा, फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होगा। ठीक है, तो जो कहा जाए तो यहां पर जो है कश्मीर जो है, ठीक है, ये विवादों के लिए बहुत ज्यादा जाना गया। ठीक है, मतलब ये जो डिस्प्यूट होते हैं आपस में या जो शिकायतें हैं अंतर्निहित, ये हमेशा बनी रहती। ठीक है, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, शांति वहां पर बहाल उतनी हिसाब से नहीं हो पा रही। और इसीलिए भारत का जो कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे लंबा और अस्थिर संघर्षों में से एक बना हुआ है। मतलब सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट वॉलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर। आप देखिए कितने समय से चल रहा है, आज भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ठीक, तो ये था पूरा कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके नोट्स एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े अभी तक। ठीक, तो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड टू अ लेसर एक्सटेंट चाइना ओवर द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको बताया था कि कश्मीर का जो संघर्ष है, ठीक है, ये एक भारत और पाकिस्तान और कुछ हद तक चीन के बीच में एक क्षेत्रीय और राजनीतिक विवाद है और ये लंबे समय से चला है। It has been a source of tension and conflict since the partition of India in 1947
and remain unsolved to this day। मतलब ये 1947 में भारत के विभाजन के बाद से तनाव और संघर्ष का एक सूत्र रहा है और आज तक अनसुलझा हुआ है, अनसॉल्व है आज तक। The roots of the Kashmir conflict can be traced back to the partition of British India in 1947, which led to the creation of India and Pakistan as independent nations। मैंने आपको बताया कश्मीर संघर्ष की जड़ें 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन में खोजी जा सकती हैं, जिसके कारण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, which led to the creation of India and Pakistan as independent nation। At the time of partition, the princely states were given the option of joining either India or Pakistan or remain independent। मैंने आपको बताया था 565 रियासतें जो थीं, जो उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया में नहीं आती थी, वो रियासतें हुआ करती थी, तो उनको अंग्रेजों ने ये आज़ादी दे दी थी रियासतों को कि विभाजन के बाद अगर वो चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या अगर वो चाहे तो अलग भी रह सकते। इस सूरत में अगर हम बात करें तो जो कश्मीर रियासत थी, ये मुस्लिम मेजोरिटी रीजन था, लेकिन एक हिंदू रूलर हुआ करते थे यहाँ के, महाराजा हरी सिंह, बिकेम अ मेजर इशू ऑफ कंटेंशन। मैंने आपको क्या बताया कि कश्मीर एक हिंदू शासक महाराजा हरी सिंह वाला मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या थी, मुस्लिम थी। ये एक विवाद का एक बहुत ही प्रमुख बिंदु बना, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, अक्टूबर 1947 में फेसिंग एन इन्वेंशन बाय ट्राइबल मिलिशियाज फ्रॉम पाकिस्तान, महाराजा हरी सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू ज्वाइन इंडिया। मैंने आपको बताया था अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आदिवासी मिलिशिया के आक्रमण का सामना करते हुए महाराजा हरी सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद बात करें, इंडिया डिप्लॉयड ट्रूप्स टू द रीजन लीडिंग टू द फर्स्ट कश्मीर वॉर विद पाकिस्तान। मैंने आपको बताया उसके बाद भारत ने इस क्षेत्र में सेना तैनात करी, जिससे पाकिस्तान के साथ प्रथम कश्मीर युद्ध हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था 1948 में यूएन ने इंटरवीन किया, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या करवाया, सीज फायर करवाया। सीज फायर मतलब क्या करवाया गया, युद्ध विराम करवाया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नियंत्रण रेखा बनाई गई, लाइन ऑफ कंट्रोल, मैंने आपको दिखाया था एलओसी, ठीक है, जिसने किसको किसको डिवाइड कर दिया, एक वो कश्मीर को जो भारत के हिस्से में आ रहा है, और एक वो कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है, तो उनके बीच में क्या बना दी गई, 1948 में एलओसी बना दी गई, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद बात करें, द यूएन पास अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फ्रॉम अ प्लेबिसाइड टू अलाउ द पीपल ऑफ कश्मीर टू डिटरमाइन देयर ओन फ्यूचर, बट दिस हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। देखिए यूएन ने उस टाइम पर क्या किया, संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य निर्धारित करने की अनुमति देने के लिए जनमत संग्रह का आह्वान किया। प्लेबिसाइड करवाया जाए कि लोगों से पूछा जाए कि वो अपने भविष्य के लिए क्या चाहते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव आज तक लागू नहीं होता। इसके बाद बात करें, द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट had led to several wars, military clashes between India and Pakistan, including the wars of 1947, 65 and 99। देखिए कश्मीर संघर्ष के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध और सैन्य झड़प हुई, 1947, 48, 65 और 99। इसके अलावा बात करें, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम द एंटायर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड कंट्रोल इज डिवाइडेड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। मैंने आपको बताया भारत और पाकिस्तान दोनों जम्मू एंड कश्मीर के पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं और नियंत्रण रेखा पर नियंत्रण विभाजित है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द की इश्यूज, मुख्य मुद्दे क्या क्या थे। तो सबसे पहला है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम द एंटायर कश्मीर रीजन which includes the union territory of Jammu and Kashmir, Gilgit Baltistan and आज़ाद कश्मीर। देखिए मैंने आपको बताया था क्षेत्रीय विवाद, भारत और पाकिस्तान दोनों ही पूरे कश्मीर क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर शामिल है। इसके अलावा बात करें, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, अ सेक्शन ऑफ कश्मीर पीपल wants the right to independence और self determination rather than joining either India or Pakistan। मैंने आपको बताया कश्मीरी लोगों का एक वर्ग भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय स्वतंत्रता या आत्मनिर्णय का अधिकार चाहता है, कि भाई वो खुद डिसाइड करे। इसके बाद बात करें डेमोग्राफीज की, तो जम्मू एंड कश्मीर मैंने आपको बताया एक सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी है, गिलगित बल्टिस्तान में शिया मुस्लिम मेजोरिटी है, और आज़ाद कश्मीर में कौन सी है, सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी। तो इस कारण से क्या है, जनसांख्यिक तौर पर अगर देखा जाए
तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। इसके अलावा बात करें टेररिज्म एंड वायलेंस की, मैंने आपको बताया था टेररिज्म एंड वायलेंस हैज बीन गोइंग ऑन इन द कश्मीर वैली फॉर डिकेड्स रिजल्टिंग इन द डेथ्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मैंने आपको बताया कि कश्मीर घाटी में दशकों से आतंकवाद और हिंसा जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा बात करें वाटर डिस्प्यूट, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द शेयरिंग ऑफ द वाटर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम विच इज अ वाइटल सोर्स फॉर बोथ द कंट्रीज। देखिए पानी का डिस्प्यूट भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, बंटवारे को लेकर कि सिंधु पानी का बंटवारा किस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों देशों के लिए बहुत ही वाइटल वाटर रिसोर्स है सिंधु। फिर मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन राइट्स के भी मुद्दे आते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट जो है ह्यूमन राइट्स में अब्यूजेस होते हैं, इंक्लूडिंग एलिगेशन ऑफ टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एंड एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। बोथ इंडियन एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस हैव अक्यूज्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मैंने आपको बताया था मानवाधिकार संघर्ष के परिणाम स्वरूप मानवाधिकार का हनन हुआ है, जिसमें यातनाएं, निरंतर हत्याएं और गायब होने के आरोप शामिल हैं। भारत और पाकिस्तानी दोनों सुरक्षा बलों, ठीक है, बोथ सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया था आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिचुएशन क्या है। देखिए एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो अलगाववादी आंदोलन है, ये भारत के अंदर चल रहा है, भारत एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के अंदर। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर वैली। ठीक, द मूवमेंट हैड लेड टू इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंसी एंड द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द रीजन। देखिए इसके कारण हो क्या रहा है, अलगाववादी आंदोलन के चलते बहुत सारा विद्रोह और उग्रवाद को बढ़ावा मिला हुआ है, जिसके चलते इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस या भारतीय सुरक्षा बलों का महत्वपूर्ण उपस्थिति इस रीजन में मौजूद है। इसके अलावा बात करें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हो रहे हैं, कई सारे डिप्लोमेटिक्स या बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं ताकि इस कन्फ्लिक्ट को क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। ठीक, अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। देखिए कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इज वाइटल टू इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। मैंने आपको बताया कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इसका क्षेत्रीय अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें नेशनल सिक्योरिटी, कश्मीर हैज बीन हॉब्ड ऑफ टेररिज्म एंड मिलिटेंसी पोजिंग टू थ्रेट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। देखिए कश्मीर लंबे समय से आतंकवाद और उग्रवाद का एक केंद्र बना हुआ है, जो भारतीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा बात करें वाटर रिसोर्स, कश्मीर इज द ओरिजिन ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम विच इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर इंडिया। मैंने आपको बताया कश्मीर जो है वो इंडियन इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिन है और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स है इंडिया की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कश्मीर हैज इमेंस नेचुरल रिसोर्स एंड टूरिज्म पोटेंशियल विच कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था आर्थिक विकास के लिए कश्मीर में प्राकृतिक संसाधन और पर्यटन की अपार संभावना है। ठीक है, जिसके जो भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो रीजनल स्टेबिलिटी, देखिए कश्मीर में साउथ ईस्ट एशिया में अगर शांति चाहिए तो उसके लिए कश्मीर का शांत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के दो प्रमुख अगर हम कहें देश हैं इंडिया और पाकिस्तान, अगर इनके बीच में टेंशन होगी तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थी। अब मैंने आपको बताया कि वर्तमान स्थिति, करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन आज भी टेंशन और इंस्टेबिलिटी बनी हुई है साउथ एशिया में, कश्मीर कन्फ्लिक्ट के चलते। इसके अलावा बात करें, मैंने बताया अगस्त 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जो स्पेशल ऑटोनॉमी देता था जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, ठीक है, तो आर्टिकल 370 को क्या किया गया, हटाया गया। अब हमें ये देखना है भारत सरकार के प्रयास क्या थे। मैंने आपको पढ़ाया था भारत सरकार के प्रयास, तो स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने हैवी मूवमेंट्स आर्मी और पुलिस को डिप्लॉय किया गया है टू कॉम्बैट टेररिज्म इन कश्मीर। इसके अलावा बात करें पॉलिटिकल प्रोसेस, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर इलेक्शंस करवाए। देखिए अभी हाल ही में इलेक्शन हुए कश्मीर में, ताकि लोग अपना प्रतिनिधि को क्या कर सकें, चुन सकें। इसके अलावा बात करें और कौन कौन से स्टेप उठाए गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया था भारत ने, सरकार ने 370 हटने के बाद काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया, जिसके चलते टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ। इसके अलावा बात करें डिप्लोमेसी, भारत सरकार लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये मुद्दे क्या होती है, इश्यूज पर बात होती रहती है।
इसके अलावा बात करें पार्टीशन, मैंने आपको बताया था इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एंड क्रिएटेड सेपरेट डेवलपमेंट मॉडल फॉर बोथ। ठीक है, तो ये पार्टीशन हुआ। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि कश्मीर आज भी, अगर हम बात करें, इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इशू विद फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस फॉर द रीजन। मैंने आपको बताया कश्मीर संघर्ष आज भी एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है जिसका इस क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। हालांकि although there have been periods of relative peace, underlying dispute and grievances persist, making it one of the world's longest and most volatile conflict। ठीक है, देखिए, लेकिन अंतर्निहित विवाद और शिकायत बनी रहती है जिससे यह दुनिया का सबसे लंबा और अस्थिर संघर्ष आज भी बना। ठीक है, मोस्ट लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट वॉलेटाइल। ठीक, तो आपको कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट समझ में आया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट है। ठीक है, इस पे कंफर्म है कि आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो 7 नंबर पर मैक्सिमम आपका इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक मेजर इशू है। ठीक है, तो आपको इसमें से पॉइंट्स छाट करके और लिखना है। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स बता दिए, आपको इतने पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ पॉइंट्स आप छाट करके लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमारा कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। तो गाइस, यहीं पर आज हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का जो अगला इवेंट है वो देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, अगर आपको अभी भी कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।